Feel the power of real cold-pressed argan oil. Specially developed to help soothe and relax your baby. Removes tough stains like tomato sauce. इनमें कई चीजें ऐसी हैं जिनमें कुदरती सामग्री इस्तेमाल हुई है, और हो भी क्यों ना, मतलब पर्यावरण से सीखने के लिए कितना कुछ है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। कंपनियां और संस्थान दशकों से दावा करते आए हैं कि नेचुरल कंपाउंड और पदार्थ उनके अपने हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का ज्ञान भी वो ले उड़े। इससे कंपनियों ने अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया। कीमत कौन चुका रहा है? बायो पायरेसी की दुनिया में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज में बायो प्रोस्पेक्टिंग की परिभाषा कुछ यूं दर्ज है कि ये पौधों और पशुओं के आनुवांशिक संसाधनों के दोहन के लिए उनकी प्रजातियों की खोजबीन है। ये दरअसल उन कंपनियों और संस्थानों के बारे में बताता है जो अपने उत्पादों में इस्तेमाल के लिए नए प्राकृतिक पदार्थों की तलाश में रहते हैं। हाल के दशकों में इन कंपनियों में दवा, बायोटेक, कृषि या केमिकल की बड़ी कंपनियां भी शामिल रही हैं, जो बड़े पैमाने पर जारी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अपना दावा कर रही हैं। और ऐसा वो पेटेंट के जरिए कर रही हैं। दरअसल नए आविष्कारों के लिए कंपनियों को शोध में समय और पैसा लगाना पड़ता है। ऐसे में पेटेंट एक तय अवधि के लिए उन्हें अपने आविष्कार पर एकाधिकार दिला देता है। उन जगहों पर भी पेटेंट सिस्टम होना जरूरी है जहां रिसर्च के लिए उद्योगों की पीठ ठोकी जाती है। लेकिन जब बात आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान की आती है तो बात जटिल हो जाती है। नीम को ही लीजिए, भारत में उसे जीवन वृक्ष मानते हैं। उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, दवा से लेकर मरहम तक। उससे जैविक पेस्टिसाइड और फंगिसाइड भी बनाए जाते हैं। 1995 में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी WR ग्रेस को नीम के तेल का यूरोपीय पेटेंट हासिल हुआ। ये तेल उसके जैविक फंगिसाइड निमिक्स में इस्तेमाल हुआ था। 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक ये ब्रांड हर साल $6 करोड़ का है। आदिवासी और मूल निवासी समुदाय सदियों से फंगिसाइड के रूप में नीम का तेल इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान से दूसरों ने मुनाफा कमा लिया। अगर कंपनी मुनाफे के लिए आनुवांशिक संसाधनों जैसे पौधों से हासिल सामग्री और पारंपरिक ज्ञान का अपने ढंग से इस्तेमाल और उनका व्यापार करती है तो फिर बायो प्रोस्पेक्टिंग बायो पायरेसी में बदल सकती है। मतलब कंपनियां तो करोड़ों का मुनाफा कमाती हैं, लेकिन समुदायों को कुछ नहीं मिलता। तकनीक के विकास और हमारे पारंपरिक ज्ञान के बीच में संतुलन होना चाहिए। उसे संरक्षित किया जाना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नीम के इस्तेमाल के यूरोपीय पेटेंट को पलटने में 10 साल लग गए, लेकिन मूल निवासी समुदायों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। पेटेंटों से लड़ने के लिए उनके पास पैसे और समर्थन की अक्सर कमी रहती है। दूसरी समस्याएं भी हैं। जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच सकता है। हुडिया गोर्डोनी दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाला एक पौधा है। ये बिल्कुल कैक्टस जैसा दिखता है। इसे खाने का मन तो नहीं करेगा, लेकिन ये भूख को शांत रखने वाला एक कुदरती उपाय है। स्थानीय सान लोग शिकार के दौरान इस पौधे को अपने साथ रखते थे, लेकिन इसकी खूबियों ने उसे बिजनेस रिसर्च के लिए काफी दिलचस्प बना दिया। अफ्रीकी शोध संस्था CSIR ने 1990 के दशक में मोटापे के इलाज के लिए इस पौधे से मिले मॉलिक्यूल P57 को भूख निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया और पेटेंट कर लाइसेंस बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी फाइजर और बायोटेक कंपनी फाइटोफार्म को दे दिया। सान आदिवासियों को कोई श्रेय नहीं मिला। इतनी दिलचस्पी जग गई, इतना शोर शराबा हुआ, पेटेंट और रिसर्च के इतने चर्चे अखबारों में हुए दुनिया भर में, और इस तरह मौका परस्तों ने पौधे को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। लोगों को एक तरह से लगा कि वे इस पौधे को काट कर और इसे बेचकर पैसे कमा लेंगे। हुडिया गोर्डोनी पौधे को दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में संरक्षित करना पड़ गया। गैर कानूनी कटाई इस पौधे के लिए मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं सान आदिवासियों को 2000 में जाकर CSIR के पेटेंट का पता चला। NGO की मदद से इन लोगों ने अपने पारंपरिक ज्ञान को मान्यता दिलाने के लिए कामयाब अभियान चलाया।
लाभ में हिस्सेदारी के समझौते के तहत उन्हें माइलस्टोन और रॉयल्टी पेमेंट मिलना था। ये साफ नहीं है कि बायोपायरेसी के कितने मामले हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जीव वैज्ञानिक विविधता पर अपनी संधि के तहत एक समाधान निकालने की कोशिश की है। नागोया प्रोटोकॉल का लक्ष्य है मूल निवासी समुदायों के साथ बायो प्रोस्पेक्टिंग के लाभ बांटे जाने चाहिए। इस बारे में आम समझ बनने लगी है कि कुदरत और जैव विविधता का मुद्दा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए अहम है क्योंकि उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा जागरूक बन रहे हैं, ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। रिक कुचलोयेंगा यूनियन ऑन एथिकल बायो ट्रेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये संगठन प्रोटोकॉल के पालन में कंपनियों की मदद करता है और उन्हें इसके लिए सर्टिफिकेशन भी देता है। इनमें से बहुत से नियम अभी नए हैं, बन ही रहे हैं, कभी-कभी साफ नहीं होते। फिर भी जमीनी स्तर पर एक फ्रेमवर्क तो है ही, जो कि एक देश की सीमा से महासागर तक करीब 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। उसके आगे अन्वेषण और संभावित दोहन का नया मोर्चा खुलता है। महासागरों में अपार संभावनाएं हैं। समुद्री जीव अत्यधिक दबाव, तापमान और अंधेरे में रह सकते हैं। स्पंज जैसे प्राणी जो केमिकल पैदा करते हैं, वो कैंसर के इलाज में काम आ सकता है। अनुमान है कि 2025 तक जलीय बायोटेक्नोलॉजी का वैश्विक बाजार 6.4 अरब डॉलर का हो जाएगा। उसका इस्तेमाल दवा, रसायन और जैव ईंधन उद्योग में हो सकता है। महासागरों के संसाधनों के समान बंटवारे को लेकर देशों के बीच बहस चल रही है। गरीब और विकासशील देश भी पीछे नहीं रहना चाहते। बायो डिस्कवरी, बायो प्रोस्पेक्टिंग, जो भी आप कहें, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए ये स्पष्ट है कि हमें इनकी जरूरत है। इंसानों के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप तमाम तरह की दवाओं को देखें तो वो कुदरती नुस्खों पर आधारित हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग पर आधारित हैं। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग परफेक्ट है, महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी बहुत अहम रहेगी। लेकिन ये कुछ इस तरह किया जाना चाहिए कि जिन देशों में ये समाधान मिलें, उन जैव विविधता संपन्न देशों का नुकसान ना हो। एक तरीका है दिशा निर्देश बनाना कि क्या चीज पेटेंट की जा सकती है और कैसे। कंपनियों और शोध संस्थानों को स्थानीय और देसी शोधकर्ताओं, डेवलपरों और उद्यमियों के साथ काम करना चाहिए। साथ काम करने से स्थानीय समुदायों और कंपनियों दोनों को मुनाफे का बराबर मौका मिलेगा। प्रजातियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। वो बची रहीं तो हम भी बचे रहेंगे और हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे।